तो लोग कहेंगे मैंने कोचिंग ही नहीं की थी, मैं तो घर में बैठा था अकेले, मैं सिर्फ डिजिटल कंटेंट यूज़ करके बन गया। आप ऐसा मत सोचिए कि 1 साल में तैयारी करके हम जो है निकाल ले जाएँगे, पॉसिबल ही नहीं है कि जब टॉपर ऑनलाइन माध्यम में जाके अपने इंटरव्यू देता है, तो वहाँ शेखियाँ ज़्यादा बघारने लगता है। कितना भी आपके पास यूट्यूब के सोर्सेज़ हों, कितना भी आप डिजिटल कंटेंट हो जाएँ, पर देयर शुड बी समवन हू नीड टू गाइड यू, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि आप आंसर जो लिख रहे हो कितना सही लिख रहे हो। सिर्फ लिखते जा रहे हो, गलत पैटर्न पे लिखते जा रहे हो, सिर्फ घटना चक्र लगा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो दोबारा जब आप रिवाइज़ करने जाओगे फिर से उतना ही टाइम लगेगा। अब 150 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 50-60 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि मेरा सही है ये। जीएस के लिए हम इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं ना कि सीसैट हम अवॉइड कर देते हैं। ये गलतियाँ हुई हैं मेरे से भी पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पंकज वर्मा सर हैं, जिनका यूपीपीएससी 2024 की परीक्षा में एसडीएम में 22 रैंक के साथ जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ में इन्होंने पीसीएस की तैयारी किस तरीके से की, क्या रिसोर्सेज इन्होंने रखा था, उसके बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए। इतनी दूर से आप ट्रैवल करके ले आए हैं, तो उसके लिए भी आपको विशेष रूप से धन्यवाद। सर, हम आपके इस यूपी पीसीएस की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कब से आपकी स्टार्टिंग रही? मतलब पीसीएस की तैयारी आपने करना स्टार्ट किया या फिर अदर एग्जाम्स की अभी आप तैयारी करते थे? जी, मैं पहले यूपीएससी ही देता था। हम्म, बाकी फुल फ्लेज जो है यूपीपीसीएस मैं लगभग जो है 2022 से स्टार्ट किया हूँ। कब से उसके पहले मैंने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीपीसीएस के, हम्म, पर मतलब विशेष रूप से उसकी कोई तैयारी नहीं की थी। जो मेरा यूपीएससी का बेस था, हम्म। उसी को यूज़ करके मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे। तो कब से मतलब सिविल सर्विसेज के बारे में आपने प्लान बनाया? कब से आपने तैयारी स्टार्ट की थी? मैं मुझे क्या 2011 मान सकते हैं, जब मैं फाइनल ईयर में था अपने बीटेक के, हम्म, तो तभी मैंने स्टार्ट किया था। काफी लंबी जर्नी रही है। हाँ, लंबी जर्नी तो रही है, जर्नी लंबी भी रही है, टफ भी रही है। हाँ। अच्छा, पहले आपने यूपीएससी के लगभग सभी अटेम्प्ट्स आपने स्टार्टिंग में दिए थे। जी हाँ, मैंने 5 मेंस लिखे हैं यूपीएससी के और 2 इंटरव्यूज़ दिए थे। तो वहाँ पे तो मतलब कुछ हुआ कि नहीं? बस इंटरव्यू, अच्छा। दरवाजे तक पहुँचते, नॉक करके लौट आते थे, दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था, हम्म, ये हो रहा था। यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे नॉक किया, दरवाजा खुल गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी ये तीसरा मेरा चौथा मेंस लिख रहा था मैं यूपी पीसीएस का, हम्म, तो एक इंटरव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका था। हम्म। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था 2024 मेंस वाला। तो हाँ, बाकी फोर्थ वाला लिख ही रहा था 2025 का मैं। 2 पेपर हो गए थे, उसके बाद हाँ, छोड़ना पड़ा। निबंध और एसए वाला पेपर में, सॉरी, हिंदी और निबंध के पेपर लिख चुका था हुँ। 29th ऑफ मार्च को, जिस दिन रिजल्ट आया था। अच्छा, इतनी लंबी जर्नी रही, आपको मतलब क्या सीखने को मिला? क्योंकि बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं। वो पहला अटेम्प्ट्स मतलब प्रीलिम से आप बाहर हो जा रहे हैं, कहीं मेंस से हो जा रहे हैं, कहीं 2 बार आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ से बाहर आप हो जा रहे थे। एक तो ये है, देखिए, पहली चीज़ लंबी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इस परीक्षा को देने के लिए आ रहा है, हुँ, उनको ये पता होना चाहिए कि ये जर्नी जो है लंबी रहेगी। हुँ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि 1 साल में तैयारी करके हम जो है निकाल ले जाएँगे, हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, 1 साल में तो आपको लगेगा समझने के लिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, हुँ, पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको शॉर्ट करना है जर्नी को, हुँ, तो कोई एक बढ़िया मेंटर होना चाहिए, कोई गाइड होना चाहिए जो आपको बताए कि गलतियाँ क्या-क्या नहीं हुँ, करनी है, पढ़ना क्या है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है नहीं पढ़ना है, हुँ, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके लिए कोई हो जो आपको बता सके कि ट्रेंड कैसा है, हुँ, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करनी है, हुँ, किस टाइम पे आपको मेंस लिखना चाहिए, किस टाइम पे मेंस नहीं लिखना चाहिए, कब गलतियाँ ना करें। हुँ, तो वो सब चीज़ बताने के लिए कोई अगर रहेगा आपके साथ, तो इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो जर्नी है, हुँ। वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, सक्सेस पहले मिल सकता है। मतलब अभी के समय पे देखा जाए तो मेंटर की बहुत नीड मतलब छात्रों को है, ज़रूरी है, ये रेगुलर। ऐसा पेपर ही नहीं कि आप कमरे में बैठ के अकेले तैयारी कर लें। हुँ, कितना भी आपके पास यूट्यूब के सोर्सेज़ हों, कितना भी आप डिजिटल कंटेंट हो जाएँ, पर देयर शुड बी समवन हू नीड टू गाइड यू। तो कोचिंग का हो सकता है, आपका कॉलेज का सीनियर हो सकता है जिसका निकला हो, हुँ, ज़रूरी है कि निकला हो। हुँ, अगर वो मेंस ही लिख रहा है और वो निकाल नहीं पाया है, हुँ, वो आपको मतलब गाइड कर सकता है। हुँ, अगर वो 3-4 मेंस लिखा है, तो आंसर लिखना आपको सिखा सकता है। पर अगर इसका निकला हो, क्योंकि वो थोड़ा-सा गैप रह जाता है, जैसे मेरा निकला है हुँ, पेपर, और जब नहीं निकल रहा था, हुँ, मैं मेंस लिख रहा था, इंटरव्यू में जा रहा था, पर मेरी मेंस आंसर आंसर राइटिंग में कुछ कमी रह जा रही थी। हुँ, तो सर ही मैंने गाइड किया है लोगों को, और उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है हुँ, उसी स्टेज पे, हुँ, जब मैं मेंस मेरा मतलब इंटरव्यू नहीं निकल रहा था। हुँ, तो मेरा ये मानना है कि हाँ, अगर किसी का निकल जाता है और उसकी मेंटरशिप आपकी मिल जाए, हुँ। तो बहुत बढ़िया है।
अदरवाइज़ जो भी टीचर्स हैं जिनके पास लोग जा रहे हैं अपने, जैसे मैं गया किसी टीचर से बात किया कि मेरी ये मेंस में कमियाँ थी, मैंने उसको सुधारा तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जो वो गुरु है जिसको मैंने ये चीज़ें बताई, उसको पता चल गया कि क्या-क्या कमियाँ हो सकती हैं। तो वो भी जब मेंटरिंग करेगा, तो उस तो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को बताएगा, हाँ, तुम भी ये गलतियाँ मत करना क्योंकि ये बालक करता था, इसका मेंस में नहीं हो रहा था या इंटरव्यू में नहीं हो रहा था। वो चीजें सुधारी फिर वो उनका चीज़ हो सुधारी, गया। तो इसलिए ज़रूरी है कोई ना कोई। अब वो कौन है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके आस-पास जो अवेलेबल लोग हैं, उनमें आप खोजिए, पर अकेले। अब तो ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध है। हाँ, पर वो भी है ना कि जब टॉपर ऑनलाइन माध्यम में जाके अपने इंटरव्यूज़ देता है, तो वहाँ शेखियाँ ज़्यादा बघारने लगता है। बहुत कम लोग हैं जो ट्रुथफुली ईमानदारी से बताते हैं, हाँ, तो लोग कहेंगे मैंने कोचिंग ही नहीं की थी, मैं तो घर में बैठा था अकेले, मैं सिर्फ़ डिजिटल कंटेंट यूज़ करके बन गया। तो झूठ बोलने वाले को और भगाने वालों की तादाद भी बहुत है, तो आप उनसे सावधान रहिए। आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, आप लीजिए किसी से भी जहाँ से मिल सकता है। वो कोचिंग भी हो सकती है। बिल्कुल कोचिंग भी हो सकती है, इसमें कोई मतलब शर्म नहीं आपने होनी किया चाहिए। था कोचिंग? बिल्कुल किया था मैंने कोचिंग, मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, फिर मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स किया था। इस बार मैंने स्पेशली जो है मेंस आंसर राइटिंग के लिए किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रह रही हैं, क्योंकि मैं मेंस लिख रहा था रिपीटेडली, मैं 9th मेंस लिख रहा था इस बार, मतलब यूपीएससी और यूपीएससी पीसीएस मिला मिला के। के मैं 9th मेंस लिख रहा था। तो नंबर वहीं मतलब कहीं एक जो कट ऑफ होता है उससे हल्का ऊपर निकल जाए, इंटरव्यू की कॉल आ जाए, पर वो ये जो होना चाहिए थ्रेशोल्ड ना कि हाँ 100 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, कि आपका इंटरव्यू हल्का सा भी गड़बड़ हुआ तब भी आप निकल जाओ, तो फिर आप वो नहीं रहते ना कि आप उसकी दया पे नहीं रह जाते इंटरव्यू की। क्योंकि जो है 5-10 नंबर बढ़ा के दे हाँ, देंगे हमें। तो जैसे आप मान लीजिए कि मैं 2016 का जो इंटरव्यू दिया था, मुझे 127 नंबर मिले थे सिर्फ, पीसीएस में। यूपीएससी का, अच्छा यूपीएससी यूपीएससी। 2016 में मैंने इंटरव्यू दिया था, 127, और हाईएस्ट नंबर जा रहा 210। बहुत मार्जिन है लगभग। 100 नंबर का अंतर, और बिल्कुल। मेरा मेंस में अच्छा नंबर गया था, एसए में तो मेरा हाईएस्ट नंबर था, लगभग 156 मिला था मुझे, हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग, एथिक्स को थोड़ा सा छोड़ दें, तो मतलब वो जो मेरी लगभग 80-90 नंबर की मार्जिन थी वहाँ हाई, वो इंटरव्यू ने पूरा ख़राब कर दिया। शायद अगर इंटरव्यू में वही हाँ, अगर 210 के अगर आसपास 200 मिल जाते 200 तो नहीं, अगर पोस्ट मुझे मिल जाती थी। 160 भी मिल जाता तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता। मुझे लग रहा है 30 से 40 नंबर का गैप था वो, और इसने पूरा बेकार कर दिया मामला ही वो। अच्छा पीसीएस का भी उसी टाइम आप बता रहे थे आपने दिया था। हाँ, पीसीएस का मैंने 2015 में दिया था इंटरव्यू, पहला जो इंटरव्यू था, क्योंकि उस साल मेरा प्री नहीं निकला था यूपीएससी का, तो मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। उसमें 1 नंबर से कट ऑफ रुका था मेरा। मतलब फाइनल कट ऑफ। हाँ, फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के बाद वाला, जो नायब तहसीलदार लास्ट में होता है, तो उससे 1 नंबर मेरा कम था। बस ये है कि आप वहां तक पहुंच गए, मतलब अगर आप तब आपका नायब तहसीलदार सिलेक्शन होता तो कहीं 2026-27 तक आप जाके हाँ, एसडीएम की पोस्ट एसडीएम बन गए मिलती। होते जो अभी जाके अब मिली जाके डायरेक्ट। डायरेक्ट मिल गई है। हाँ, बस ये था कि बीच का जो समय था काफी मतलब लंबा संघर्ष भरा लंबा रहा। रहा, बीच में मैंने जॉब्स किए, कुछ फैमिलीज़ में, कुछ बाबा को कैंसर हुआ, मम्मी का बाईपास हुआ, तो 2-3 साल वो भी डिस्टर्ब रहा। मेरे ख्याल से 17 का मैंने मेंस लिखा था, और फिर 18, 19, 20 लगभग 20 में कोरोना, 19 में आ गया, तो 2-3 साल ये गैप हुआ, फिर आगे चल के थोड़ा-सा जॉब करने लगे। तो बीच वाला, हाँ, मैं मान सकते हैं 4-5 साल जो है ना, तो उसमें बढ़िया प्रिपरेशन नहीं रही, ना उतना शिद्दत से दिया इंटरव्यू। तो 24 में फिर से रिज़्यूम किया जाके फिर। मतलब जॉब कर रहे थे, जॉब करने के बाद फिर से आपको लगा कि देना चाहिए पीसीएस की हाँ, तरफ, यूपीएससी के अटेम्प्ट्स आपके बिल्कुल हाँ। खत्म हो गए थे। पापा भी ने कहा, और फिर 23 में शादी-वादी हो गई, तो वाइफ़ ने भी कहा कि एक बार तैयारी करो, इतने करीब-करीब पहुँचे हो, और यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हो, तो पीसीएस तो आपका निकल जाना चाहिए अगर थोड़ा-सा भी मेहनत करोगे तो। फिर मैंने जॉब्स जो भी कर रहा था, मैंने उससे रिज़ाइन किया, टोटल ब्रेक लिया एकदम, और पूरा फुली एकदम मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ाई की, 24 वाली। अच्छा क्या आपको लगता है कि जैसे अगर सबसे पहला जो स्टेज होता है वो प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स के लिए आप पहले क्या करते थे, या फिर इस बार आपने क्या चेंजेस किए थे, मतलब खासकर अगर पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो? पीसीएस से यूपीएससी मतलब प्रीलिम्स मेरा निकलता रहा है, तो उसमें कोई मुझे चैलेंज नहीं है। मैंने 2012 में लिखा जो पहला फिर भी आपको क्या कोचिंग। लगता है क्या सबसे जरूरी चीज है अगर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पीसीएस प्री अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो ट्रेंड है उसको पकड़ना चाहिए। क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका लेवल क्या है, फैक्चुअल हैं कि कॉन्सेप्चुअल हैं क्वेश्चंस। अगर इस पे आपकी पकड़ हो गई, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो जैसे अब मान लो कोई बच्चा स्टूडेंट यूपीएससी का है, वो देना चाह रहा है यूपीपीसीएस। एक तो इस तरह कैटेगरी के बच्चे हैं, बिल्कुल। दूसरे हैं जो सिर्फ जो है यूपीपीसीएस दे रहे हैं, वो यूपीएससी नहीं देते हैं। तो जो लोग उधर से माइग्रेट होकर इधर आ रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि हिस्ट्री को आप बढ़िया से पढ़ो।
क्योंकि उधर मेडर देखो होता क्या है ना कि वहाँ पे एंशियंट और मेडिवल से जो क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में वो कल्चर ओरिएंटेड होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से, तो कंसेप्चुअल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे यूपी पीसीएस में वो जो होते हैं बहुत ही फैक्चुअल होंगे। ठीक है, डायरेक्ट होंगे, फैक्चुअल होंगे, और अभी तो वो है क्रोनोलॉजी की भी, लेकिन ये भी है कि हाँ एंशियंट में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं यूपी पीसीएस में, मेडिवल में क्योंकि थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर होती है, और मॉडर्न में तो बहुत क्लियर है टाइमलाइन। तो जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ज़्यादातर वो मॉडर्न से आएंगे या तो मेडिवल से आएंगे, और इनका नंबर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर क्रोनोलॉजी बहुत स्ट्रांग कर लीजिए आप अपनी। बाकी फिर ज्योग्राफी में जाइए, वो भी प्योरली फैक्चुअल है। झरने कहाँ पे हैं, किस नदी पे हैं, ठीक है, पहाड़ कहाँ पे हैं, दर्रे कहाँ पे हैं, यही तो क्वेश्चन बन रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, हवाएं कौन सी चलती हैं, करेंट्स कहाँ पे कौन सी हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो कॉन्सेप्चुअल आते हैं यूपीपीसीएस के प्री में, अदरवाइज फैक्चुअल ही है क्वेश्चन। और वो कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं, उनका नेचर बदल सकता है, ऑप्शंस बदल सकते हैं, पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोर ओवर, बहुत नए क्वेश्चन। हाँ, मतलब आप ये मानिए कि 60% से 70% क्वेश्चन पीसीएस में रिपीटेड ही होते हैं, 30% फ्रेश क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप घटना चक्र या कोई भी मैं मतलब नाम नहीं, आप यूथ कंपटीशन यूज़ करो, घटना चक्र यूज़ करो, कोई भी करो, पर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओ उसकी। ईयर के लगभग आप 20-30 साल के तो लगा ही डालो, और उनकी आप ऑनलाइनर नोट्स बनाओ, खुद का जो कि हम लोग अभी आगे आप जो बता रहे थे उसको थोड़ा सा दिखा देंगे। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजी जान लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें हम दिखाएंगे कि सर का जो है मैपिंग वाला सेक्शन किस तरीके से था, या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाया था। हाँ, वो भी हम दिखा लेंगे, और वो जरूरी है करना, क्योंकि आप जैसे सिर्फ घटना चक्र लगा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो दोबारा जब आप रिवाइज करने जाओगे फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो पहले तरीके में यह है कि आप जैसे स्टार्ट किए घटना चक्र पढ़ना, तो उसका तरीका यह है कि पहले आप वो थ्योरी वाली बुक खत्म करो। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का पहला आपने चैप्टर पढ़ा प्रियम्बल, उसके बाद आप उसी चैप्टर को घटना चक्र में खोलिए और उसको सॉल्व करिए। तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको आप टिक भी मारिए, मतलब वो छोड़ दीजिए। कुछ क्वेश्चन में आप फंसेंगे, उनको आप गोला मार लीजिए और टिक मार लीजिए। कुछ ना कुछ आपके पास एक सिंबल होना चाहिए, एक चिन्ह आप घटना चक्र में लगा लो कि इन क्वेश्चंस में मैं फंस रहा हूँ, मुझे दिक्कत है। या कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो आपके लक्ष्मीकांत में कवर्ड ही नहीं है, एकदम नया है वो, तो उसको आप डबल टिक मार लीजिए या डबल स्टार मार लीजिए, ये बताने के लिए कि ये तो एकदम नया क्वेश्चन है, मुझे इस पर स्पेशल फोकस करना है। तो अब ये पहली रीडिंग होगी आपकी, अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। अब जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे, पहले रीडिंग में आप याद करिए और टिक मारते चले जाइए, हाईलाइट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेकंड रीडिंग जब करने जाइए तब फिर नोट्स उठाइए, वहाँ पे जो चीज़ें आपको याद आ नहीं है फिर वो नोट्स में जानी चाहिए, और दोबारा रिवाइज करने के लिए फिर नोट्स से होना चाहिए, घटना चक्र नहीं उठनी चाहिए। तो ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करो, इस तरह से नोट्स बनाओ। ऐसा करोगे तो आपको 50% चीज़ें तो ये करने में ही याद हो जाएंगी, और फिर बाकी जो बची हैं रिवीजन से याद हो जाएंगी। अच्छा, करंट वगैरह के लिए आप क्या सोर्स फॉलो करते थे? करंट के लिए तो जो घटना चक्र में लास्ट में आती थी एडिशंस, वो घटनासार मैं 2-3 मैगजीन कंबाइन करके पढ़ता था। एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली आती थी, उसको भी मैंने फॉलो किया था। तो उनके तो फ्री ऑनलाइन वीडियोस भी हैं, आप उनको यूपीपीसी के लिए रेफर कर सकते। तो एक मैम और थी, उनका मंथली आता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, परचम क्लासेस में, मैम का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उनका मंथली वीडियो, क्योंकि वो इंग्लिश में था तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता था। मीडियम आपका इंग्लिश था? हाँ, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मैं लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ हिंदी में भी, क्योंकि वो रिसोर्सेज आप हिंदी मीडियम की यूज करते थे? बिल्कुल, मैं मुझे कोई वो नहीं था, मुझे जहाँ से भी मिलता था रिसोर्सेस, क्योंकि आपको मेंस में तो पेपर लिखना ही है, तो आप क्यों भागोगे। आप अपनी हिंदी मजबूत करिए, आगे आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको हिंदी ही लिखना है। यूपी में आपको जो भी हिंदी ड्राफ्ट, काम आएगा, बिल्कुल हिंदी शब्दावलियाँ आपको होना चाहिए कमांड उस पर, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। कहीं भी थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप तो गूगल है, तुरंत आप अगर स्पीच भी बोलेंगे तो गूगल सर्च करके मीनिंग दिखा देता है। पहले के ज़माने में तो बहुत डिफिकल्टी होती थी। आपको डिक्शनरी रखनी पड़ती थी, हाँ, शब्द डिक्शनरी और मिलाने खोजो, होते थे। और डिक्शनरी हिंदी की डिक्शनरी में शब्द खोजना पहाड़ जैसा होता है। इंग्लिश इज इजी, मेरे पास रखी हुई है अभी, वो देखो आप रखा हो ना वहाँ पे, वो नालंदा वाला पब्लिकेशन रखा हुआ है वहाँ पे। इंग्लिश में फिर भी हाँ, वो 2-3 लेटर्स आप मिला लिए, फिर आप कर सकते थे। मेरे पास हिंदी की भी रखी है, जब गूगल नहीं था तब मुझे हिंदी वाली जरूरत पड़ती थी, तो मैंने 2 हिंदी की खरीदी थी, एक सहानी की थी, एक नालंदा की। और उर्दू की भी मैंने खरीदी थी, थोड़ा मुझे शायरी गज़ल वज़ल पढ़ने का शौक था, तो उर्दू की अलग खरीद के रखी थी। तो वो तो करना पड़ेगा आपको।
मतलब और लास्ट में कुछ मंथली मतलब ईयरली कंपाइलेशन हाँ, वगैरह पढ़। ईयरली कंपाइलेशन में घटना सेट घटना चक्र वाली पढ़ता था। अगर अच्छा। आप किसी को मतलब इधर-उधर नहीं भगना है तो फिर आप घटना चक्र की मंथली पढ़ो। हम्म, थोड़ा लेंदी होती है पर ठीक है, अगर आपका माध्यम हिंदी है हम्म, तो आपको मेंस लिखना है, बिल्कुल। तो मेंस लायक उसमें आर्टिकल्स निकलते हैं तो आप वही पढ़ो, उसी से शॉर्ट नोट्स बना लो खुद का। हम्म, ये तरीका होना चाहिए। अब चूँकि मेरा माध्यम इंग्लिश का था और उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी आर्टिकल्स रहते थे, मुझे लगता नहीं था कि इतने मेरे काम के हैं, तो नहीं यूज़ कर सकता। बाकी दृष्टि का भी मंथली आता है, आप वहाँ से यूपीपीसीएस के लिए यूज़ कर सकते हो। सोर्सेज़ बहुत हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे काम की चीज़ कहाँ से है। अच्छा, सीसेट के लिए। सीसैट के लिए मुझे कभी दिक्कत नहीं, ग्रामर मेरी हिंदी की सही है हम्म, और फिर वो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन वाले से उतने से मेरा अच्छा, निबड़ है। आपको क्या लगता है कि अगर सीसेट खासकर अगर पीसीएस की बात करें, किस पोर्शन पे अगर ध्यान दे लिया जाए तो आसानी से निकल सकते हैं? आपको 30 कितना 33% चाहिए 33 होता है में ना, तो बिल्कुल। बहुत ईज़ी है, कुछ मतलब करने की हिंदी वाले जो 2 पैसेजेस आते हैं, हम्म, 10 क्वेश्चन आपके वहाँ से निकल गए, हम्म। 5-5 आते हैं, आई 4-4 थिंक भी होते हैं, हिंदी 8। में ही सबसे ज्यादा वेटेज हाँ, उसके हिंदी में। बाद ग्रामर के 15-20 क्वेश्चन आते हैं, हम्म, फिर 15 भी होंगे, आप 10 25। कर सकते हो उसमें। हम्म, कुछ तो उसके मतलब आपके उसी से कवर हो जाते हैं जो उसमें हैं। अगर हम्म, आप आरओ के दे रहे हो, तो वहाँ से कुछ लोअर पीसीएस के जो पेपर होते हैं उसमें वो शब्दावली, वर्णमाला वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। थोड़ा-सा मतलब मेहनत कर लो आप, जैसे मतलब वर्णमाला बीस से बाईस क्वेश्चन हिंदी में हाँ, हो जाते हैं। हो जाते हैं। मतलब 15 तो निकल जाएँगे। फिर इंग्लिश ग्रामर के होते हैं बेसिक क्वेश्चन, हम्म, वो भी आता है। थोड़ा-सा आप इंग्लिश पे भी काम कर लो, वो ईज़ी सेक्शंस हैं। हम्म, जैसे आपको जहाँ दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो आर्ट साइड के बच्चे हैं, उनको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, हम्म, आप छोड़ दो 15 क्वेश्चन। आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपको कितने करने हैं? 33 क्वेश्चन। हम्म। तो आप मैथ्स छोड़ ही दो ना, क्यों उसके पीछे परेशान होना है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप रीज़निंग लगा लो, रीज़निंग आप कर सकते हो, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में भी कन्फ्यूज़िंग होता है, मैं तो कहूँगा वो भी छोड़ दो, जो जो एकदम क्लियर कट आपको लग रहा है। हम्म, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं ना कि हाँ, बच्चा है क्लास में हम्म, और टीचर जो है पनिशमेंट वो बच्चा का काम नहीं करके आया है, हम्म, तो टीचर क्या करेगा? उसकी पिटाई करेगा, हम्म, उसकी डायरी में एंट्री करेगा, हम्म, उसको प्यार से समझाएगा, बेटा ऐसा नहीं करोगे गंदे बच्चे बन जाओगे आप, नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ लॉजिक लगा के कुछ क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। हम्म। बाकी संप्रेषण कौशल के कुछ मटेरियल तो है ही, थोड़ा बहुत बिल्कुल, आप पढ़ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसके लिए। हल्का नॉलेज, कॉमन सेंस लगाओ, जो क्वेश्चन बन सकते हैं 5-10 वो बना लो। बाकी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तर्क शक्ति वाला जो है, इतने हम्म, से आपका 60 क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। बिल्कुल, मत छुओ उसका जो आपका कमज़ोर है, क्यों जाना है उधर? बिल्कुल। लेकिन बस। ये है ना, जब प्रॉब्लम क्या आती है कि लोस्ट शुरू में जब टाइम रहेगा तब करेंगे नहीं। हम्म, जब लास्ट में एकदम प्री पास में आ गया 15 दिन पहले तब का तर्क वो भी कर लें, तब हिंदी भी तब करने हिम्मत नहीं लगेंगे खराब होती ना। इंग्लिश भी। हाँ, तब वो जीएस के लिए हम इतने ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं ना कि सीसैट हम अवॉइड कर देते हैं। ये गलतियाँ हुई हैं मेरे से भी पहले यूपीएससी में। पर यहाँ पे चूँकि मेरा उतना तैयार है, इसके लिए तो मैं 70 क्वेश्चन ऐसे कर लेता हूँ बिना कहे, हम्म, तो मेरे लिए दिक्कत नहीं। पर जिनके लिए दिक्कत है, आप पहले मेहनत कर लो, 2-3-4 महीने पहले तभी मेहनत कर लो और टेस्ट दे लो। हम्म। अपनी एक्यूरेसी इतना कर लो कि हाँ, 60 क्वेश्चन 100 में से बन जाएँ मेरे। फिर आप जो है प्री के लिए फ़ोकस करो, जीएस बेस्ड। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रीलिम्स के लिए लगाई थी आपने? बिल्कुल, हाँ, किया था मैंने कुछ तो ऐसे मतलब जो फ्री में टेलीग्राम पे मिल गए थे वो सॉल्व किए थे। हम्म। कुछ 1-2 लोग टेलीग्राम पे भेजते थे इधर-उधर के कि आप ₹500 दे दो हमको, आपको 20 पेपर देंगे इंडियन कोचिंग्स के। तो वो भी ट्राई किया था मैंने 20-30 आज के समय में तो मटेरियल्स इजीली उपलब्ध हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, टेलीग्राम। बाकी पीसीएस मंत्रा है, दिल्ली बेस्ड है, एक हिंदी माध्यम से कराते हैं वो लोग। हम्म, उनकी टेस्ट सीरीज़ मुझे बढ़िया लगी थी, तो वो किया ठीक था है। मैंने। जी। अच्छा, अब चलते हैं मेंस की तरफ। आपको क्या लगता है कि मेंस अगर लिख रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए? किस तरीके से रणनीति उसकी रहे? देखो, एक बार आप सिलेबस पूरा कवर कर लो। मेरा ये मानना है कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कवर होता है, हम्म, मतलब एक सब्जेक्ट का भी आप कवर कर लो, उसके हम्म, बाद आंसर राइटिंग करो। रीज़न क्या है ना, जैसे आपने प्रिएम्बल पढ़ा हम्म, और आप चाहो कि चलो मैं मेंस का आंसर लिख लूँ, पर कभी-कभी बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस 2 तरीके के हो सकते हैं ना। एक बार हो सकता है वो उसी चैप्टर पे बेस्ड हो टोटली, हम्म, और एक बार ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कभी-कभी कि जो 2-3 चैप्टर के मिक्स में बने, बिल्कुल। ठीक है? जैसे प्रिएम्बल है और फिर उसको अमेंडमेंट से लिंक कर दिया कि अमेंडमेंट हो सकता नहीं, या प्रिएम्बल है पर उसमें कुछ ऐसे कि जस्टिस या उसका कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट से कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन हम्म, को। तो अगर सिर्फ प्रिएम्बल पे क्वेश्चन है कि प्रिएम्बल जो है क्या-क्या मैसेजेस देता है, हम्म, तब तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ प्रिएम्बल के चैप्टर पढ़ के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इंटरलिंकिंग है हम्म, दूसरे चैप्टर के साथ, तब आंसर आप तभी लिख पाओगे जब पूरा सिलेबस एक बार कवर बिल्कुल। हो। तो अगर आप मतलब ईगर हो आंसर राइटिंग के लिए कि मैंने ख़त्म किया चैप्टर, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेंस के आंसर लिखूँ, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस निकालो हम्म, जो कि चैप्टर वाइज़ ऑर्गनाइज़्ड हों। हम्म, ऐसा मत लेना कि ईयर वाइज़, फिर वो यूज़लेस हैं। तो बहुत सारे कोचिंग्स जो हैं, इवन मेरे टेलीग्राम पे भी पड़े होंगे कुछ ऐसे, जहाँ पे ईयर वाइज़ क्लासिफिकेशन होगा।
और टॉपिक वाइज भी होगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं डाल दूंगा अभी, हम्म, मैंने रेडी बना के रखा हुआ ऑलरेडी अपने रेफरेंस के लिए। हम्म। तो आपको क्या करना है, और अभी तो मेरे ख्याल से अपडेटेड एडिशन में पीछे जो है टॉपिक वाइज दिया भी होगा हाँ उसमें, बिल्कुल, कुछ लक्ष्मीकांत बुकें में। आती हैं हम्म। उसमें रहता भी है। तो अगर नहीं है जिसके पास, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक वाइज वाली खरीदना, जिससे आपने प्रियम्बल ख़त्म किया तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन पकड़ो जो सिर्फ उसी चैप्टर से हाँ। रिलेटेड हो, फिर आप ट्राई करो उसको लिखना। फिर कोशिश करो मॉडल आंसर देख लो अपना, कहीं ना कहीं अब मॉडल आंसर अवेलेबल हैं, जैसे यूपी पीसीएस का फिजिक्स वाला का आ गया है, और भी कुछ हैं, आईएएस हब है जहाँ से मैंने मेंस का किया था, उनका भी काफ़ी मॉडल आंसर्स हैं। हम्म, तो आप वो एक्सेस कर सकते हो, वहाँ से देख लो। कुछ हैंड रिटन आंसर्स भी हैं आई सब के, द आई सब मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके जो है हैंड रिटन आंसर्स हैं एकदम स्पेसिफिकली वर्ल्ड लिमिट के अंदर में है वो, हम्म। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। आंसर राइटिंग आप कहाँ से कर बता रहे हैं? जी, दिल्ली बेस्ड कोचिंग है, एक एम के सर हैं, एम के यादव सर, हम्म, तो उनकी कोचिंग का नाम है द आई सब। तो मैंने वहाँ से लिया था आंसर राइटिंग का गाइडेंस, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है अभी आंसर राइटिंग, हम्म। एज फॉर एज आंसर राइटिंग इज़ कंसर्न। और अभी हिंदी मीडियम के लिए भी शुरू हो गया, हो सकता है अभी इस साल प्रयागराज में भी सेंटर खुले उनका। तो क्या मतलब क्या किस तरीके से करवाते हैं इनका? क्या रहता उनका तरीका यही है कि जैसे आपको एक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग पहले कराते हैं, वो 7-8 लेक्चर्स रहते हैं है? मतलब उसमें लिखना सिखाते हैं? हाँ, कि इंट्रोडक्शन जैसे ये क्वेश्चन है, हम्म, तो जब मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है, फिर वो बताएंगे इसका 4 तरीके से, 3-4 तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे, हम्म, कि एक फैक्ट बेस्ड कैसे हो सकता है, एक करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकता है, एक डेटा बेस्ड, मतलब ये आयरनी बेस्ड। जैसे मान लीजिए गरीबी है, तो भारत में पूछा जाए कि जैसे गरीबी पे क्वेश्चन है कैसे किया जाए, तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो आप ये बता सकते हो कि ये मान लीजिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये डेटा है, हम्म, हमारी रैंक कितनी है, वर्ल्ड की रैंक कितनी है, ये डेटा बेस्ड हो गया या करंट बेस्ड हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि हमारे गोदामों में इतने अनाज चल रहे हैं फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, हम्म। ये हो गया आयरनी बेस्ड। तो आप दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो कि हमारे पास ग्रेन, हमारे पास अनाज तो इतना है है भी। फिर भी लोग भूखे मर रहे हम्म, हैं, या हमारे पास इतने सारे अमीर हैं, हम्म। फिर भी लोग अडानी, गरीब। और उसके बाद एक एक ऐसे भी लोग हैं जो खाने के मोहताज हैं, बिल्कुल। जो मतलब उम, जो भी कुछ मतलब नहीं आप मिल शब्द रहा है। हिंदी के शब्द यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो वो हो गया आयरनी बेस्ड। ये तरह के इंट्रोडक्शन बहुत हम्म, अपीलिंग होते हैं, लेकिन इनको काम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगा इस तरह के इंट्रोडक्शन बनाने के लिए। तो ये सर सिखाते हैं किस तरह के इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, फिर बॉडी में कैसे पॉइंट्स जनरेट करेंगे, हम्म, उसके लिए उनके फार्मूला बेस्ड टेम्पलेट्स भी हैं। जैसे हम लोगों को एग्रीकल्चर में बताया गया था कि स्टीप आई करके, हम्म, STEEPI। तो हर एक का एस से स्कीम है, पॉलिसीज़ हैं, फिर टी से टेक्नोलॉजी है, फिर ई से इकोनॉमी है, ई से इन्वायरमेंट है, तो उस डायमेंशन में जा जाके पॉइंट खोजने रहते हैं। हम्म, तो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम की बात आ गई, तो आप बताओगे टेक्नोलॉजी में क्या क्या गैप हैं, हम्म, स्कीम और पॉलिसीज़ में क्या प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है धान में, एग्रीकल्चर में, तो उससे इकोनॉमी पे या इकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या जैसे धान एमएसपी वाली सिस्टम है अपनी, कि धान गेहूँ पे ज़्यादा फोकस है और बाकी फसलों पे फोकस नहीं है। तो इस तरह की अलग अलग डायमेंशंस को क्लियर करके आपको 8 पॉइंट बनाने हैं, टेम्पलेट आप लगाओगे फार्मूला बेस्ड खटाखट, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हमें पॉइंट्स याद ही नहीं आते वहाँ पे। हम्म। तो इस तरह से टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग कराते हैं। इस तरह से इकोनॉमी में बहुत सारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का टेम्पलेट है, और माइक्रो इकोनॉमी का है, और फिर एक चैलेंजेस का है, पिट्स टेम्पलेट बोलते हैं उसको। तो उन्हीं डायमेंशंस को आप जैसे उस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे उन्होंने टेम्पलेट सिखाया कि इस वर्ड्स का ये मीनिंग है, उसके बाद उस पे वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं, एक 1 पेज का उसको फिल करवाते हैं। हम्म, मान लीजिए उन्होंने दे दिया कि इंक्लूसिव ग्रोथ, तो टेम्पलेट दे दिया, फिर 1 पेज का आपको बनवाएँगे, उसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन नहीं लिखना रहता, हम्म, सिर्फ पॉइंट जनरेट करना रहता है। अब उसको पॉइंट जनरेट करने के लिए वो आपको दिखाते हैं, सिखाएँगे पहले एकेडमिक कीवर्ड्स, हम्म, ठीक है? तो वो रिदमिक होता है, पोएटिक होता है। जैसे मान लीजिए कि विकसित भारत है, या मान लीजिए कि क्रेडिट क्रेडिट होता है, हम्म। तो क्रेडिट क्रंच, क्रंच मतलब होता है कमी। तो जब आप सी यूज़ करोगे तो अच्छा फीलिंग आता है पढ़ के उसको। तो इस तरह के एकेडमिक भी रहेंगे पर वो पढ़ने में अच्छा लगे, ऐसा वाओ फीलिंग, ठीक है? तो वो वाला काम क्लास में सर एक एक पूरा लेक्चर ही लेते हैं जिसमें एकेडमिक कीवर्ड्स ही डिस्कस करते हैं, और फार्मूला बनाना सिखाते हैं, ग्राफ बनाना सिखाते हैं। तो हर थीम पे एक-एक क्लास होगी ऐसी। मान लीजिए एग्रीकल्चर है, हम्म, तो उसके एडमिट कीवर्ड डिस्कस होंगे, फिर उसका डेटा डिस्कस होगा, फिर डेटा से ग्राफ कैसे बनाएँ वो डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके फार्मूले कैसे बनाए जाएँ, हम्म। फिर आंसर्स कैसे लिखा जाए टेम्पलेट पे,
पूरा प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद फिर टेस्ट होंगे, आप लिखिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज चीजें रहती हैं क्या? हाँ, थीम वाइज चलती हैं, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर चला, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी चलेगा। हम्म, फिर अगर कोई दूसरी फैकल्टी आएगी, मान लो सर किसी दूसरे बैच में गए, तो पॉलिटी वाली फैकल्टी आ गई, तो पॉलिटी वाले सेम पैटर्न पे, पैटर्न सेम है, सब में एकेडमिक कीवर्ड्स होगा, फार्मूला होगा, एग्जाम्पल्स होंगे, पीएम और सीएम की स्पीचेस होंगी उसमें। हम्म, तो वो पूरा आपको मैं अभी दिखाता हूँ, एक आप मॉड्यूल पढ़े होंगे तो मैं मॉड्यूल आपको दिखाता हूँ कैसे हम्म, रहता है। तो उस फॉर्मेट पे बढ़िया, मतलब वो आंसर राइटिंग को उन लोगों ने बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में डेवलप कर लिया है, जो कि और कोचिंग में अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने तो कहीं नहीं देखे फिलहाल उस। इसके अलावा जैसे करंट इवेंट के जो चीजें आती हैं, अगर बात करें मेंस के एग्जाम में, तो क्या कोचिंग की थ्रू जो प्रोवाइड किया गया था वो आपने किया था, या फिर एक्स्ट्रा आपने कुछ एफर्ट लगाया था, अलग से कुछ चीजें सर्च करी थी या कोई चीज करंट में पढ़ी थी? एक्चुअली जैसे मुझे जहाँ लगता है, जहाँ तक कि 3 हैंडआउट सर ने दिए थे कोचिंग की तरफ से, हम्म, तो उसमें मेनली स्कीम्स के कंपाइलेशन थे, मिनिस्ट्री वाइज थे, हम्म, तो लगभग वहाँ से हो गया था। बाकी अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप विज़न या किसी और कोचिंग का आप मंथली ले लो। हम्म, सर ये बोलते थे जहाँ से भी बढ़िया मैटर मिल रहा हो आप उठाओ, बिल्कुल। और ग्रुप पे भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, हम्म, हमें ये नहीं देखना है कि हमारा ही मटेरियल यूज़ हो। हम्म, तो वो तो खुद भी बोलते थे क्लासेस में कि जहाँ से भी बेहतर मटेरियल मिल रहा है, हम्म, हम जो दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन। बट अगर कहीं भी किसी भी कोचिंग का बढ़िया लग रहा है, हम्म, तो आप उसको उठाओ, उसको यूज़ करो, यहाँ पे भी शेयर करो और भी लोग यूज़ करें। बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो हैं कोचिंग्स जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे विज़न का है, PT 365 आता है, आप हम्म। पढ़े होंगे, और स्कीम्स का भी उनका आता है। इस तरह से कंपाइलेशंस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में आपने पीसीएस के अटेम्प्ट्स वगैरह दिए थे, तब आपने वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, ऑप्शनल के थ्रू जो है आप मेंस आपने लिखा था। लेकिन जब इस बार आपने दिया 24 में, तब क्या था, 23 में ऑप्शनल हटा के जो है यूपी का पेपर 5 और 6 इंक्लूड कर दिया गया। तो आपने क्या रिसोर्सेज पेपर 5 और 6 के लिए इस बार किए थे? रिसोर्सेज के उसमें जो है, जैसे कोचिंग से मुझे मिला था, लगभग बुकलेट्स मिली थी, हम्म, तो हर टॉपिक पे मिल गई थी लगभग। कहीं पे कुछ सोर्सेस हो सकता है ना कि मटेरियल थोड़ा सा कम हो कहीं हम्म, पे, हम्म, तो उसके लिए नेट से सर्च किया था, कुछ जगह चैट जीपीटी का यूज़ करके डेटा निकाला था। हम्म, जैसे मान लीजिए कि यूपी के इलेक्शन कमीशन के बारे में, हम्म, तो उसकी प्रॉब्लम्स का एग्जांपल नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए चैट जीपीटी यूज़ किया था। कुछ और भी थे, घटना चक्र की बुक थी, ध्येय की बुक थी, वहाँ से भी रिसोर्सेज निकाले थे शुरू में, क्योंकि बहुत कम ही डेटा था शुरुआत में। अभी तो बढ़िया डेवलप हो गया है। हम्म, अभी जैसे आईएएस की जो भी अपडेटेड बुक्स आई हैं पेपर 5 6, वो भी काफ़ी बढ़िया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं थी उतना ज़्यादा अपडेटेड। लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया आ गए हैं। और सर ने जो है डिवीज़न वाइज जो है हम लोगों को हम्म, काम करवाया था, कि हर डिवीज़न का कितने ज़िले हैं, उनमें चैलेंजेस क्या हैं, उनमें अच्छी चीज़ें क्या हैं, जैसे कोई टूरिस्ट वाली साइट्स है, मिनरल्स रिसोर्सेज क्या हैं, तो उस तरह से। जैसे सोनभद्र वाला जो ज़िला है उधर, हम्म, वो वाली बेल्ट, इसके बाद इधर सहारनपुर वाली बेल्ट, हर एक ये मतलब रीजन वाइज भी, ईस्टर्न वेस्टर्न मिड और ये सब पूर्वांचल वाली, इसके अलावा डिवीज़न वाइज भी। तो एग्जाम्पल निकाल के रखे गए थे, फीचर्स। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आगे पूर्वांचल एरिया का क्या चैलेंजेस हैं, हम्म, तो आपको पहली बात तो डिवीज़न पता होना चाहिए, ज़िले पता होने चाहिए, और फिर उन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दीजिए। अगर कहीं पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका नाम दीजिए। कोई केस स्टडी आ रही है, मान लीजिए जैसे गोरखपुर एरिया है या उधर फ्लडिंग आती है, उससे मॉस्किटो और वो सब एपिडेमिक्स आती हैं, चिकनगुनिया वाली प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए एग्जाम्पल देने के लिए। इंटरव्यू वगैरह में भी ये सारी चीजें हाँ, पूछी जाती इंटरव्यू हैं में मेरे से मतलब। पूछा गया था, चैलेंजेस पूछे गए थे। अब ये हम्म, रीजन वाइज नहीं पूछा गया था, पर मेरे से ये पूछा गया था कि क्या लगता है आपको, यूपी की 3 सबसे बड़ी चैलेंजेस कौन से हैं। हम्म, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, यूपी सेंट्रिक क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल 100% बिल्कुल, इंटरव्यू में। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हम्म। अच्छा, लास्ट में कुछ आप सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे जो आपके साथी भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस के लिए लगे हुए हैं लगातार? हम्म। सजेशन यही है कि देखो, आप प्लानिंग कर लो हर चीज़ का। जैसे प्री है तो उसकी प्लानिंग करके रखो, क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हम्म, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, हम्म, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन है, हम्म, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो प्रीलिम्स के, पर बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपको एक्यूरेसी पे काम करने की ज़रूरत है। हम्म, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो आप उनको मत टच करो। जैसे होता है ना कि आपको एक भी ऑप्शन का बिल्कुल, पता ही नहीं चल रहा कि आइडिया नहीं। कहाँ से, तो आप छोड़ दो उसको। आपको ये पता है कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, 100% कन्फर्म है 2 में, तो आप वहाँ पे इंटेलिजेंट गेस की तरफ जा सकते हो कि इन दोनों में से क्या हो सकता है। तो आप 50% प्रोबेबिलिटी है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जहाँ पे 100% है वो तो आपको करना ही करना है। तो जनरली अब 150 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 50-60 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप
100% श्योर होगी मेरा सही है ये। बाकी फिर आपको 40-50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 2 वाले ही चलेंगे या एलिमिनेट हो जाएँगे कहीं पे। और फिर 30-40 क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं इधर 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 125 या 30 क्वेश्चन इस वाले में, 25 वाले में। लेकिन एक्यूरेसी पे आपने काम किया था तो इस वजह हाँ, से एक्यूरेसी थी मेरी। अब मुझे लगता है 125 या 28 किया था, मेरे 105 नेट करेक्ट थे। तो वो एक्यूरेसी आपको बढ़िया करनी पड़ेगी, उसके लिए जितना टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो लगाओ। देखो टेस्ट सीरीज़ का काम ही होना चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मुझे याद हुआ कि नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं टेस्ट सीरीज़ 20 लगा डालेंगे कि हम इसी से तैयारी करेंगे। वो तैयारी करने का तरीका नहीं है। उसका 2 ही आउटपुट तो पर्पज़ मिलना होता है। चाहिए हाँ, उसका। उसका 2 ही पर्पज़ है, एक्यूरेसी बढ़ाना और आपको सेल्फ चेक करना कि आपकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। तो आपने अगर हिस्ट्री एंशिएंट का उठाया और आप लगा रहे हो, आपको हर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले रख दो पेपर को या फिर से रिवाइज़ कर दो। क्योंकि अगर तुम्हें हर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब तैयारी नहीं सही है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन उठा लेंगे, उससे रट्टा मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब वही क्वेश्चन थोड़ी आने वाला है आपके पेपर में। वो तो तो किताब वो पढ़नी पड़ेगी हाँ, या फिर आपका जो रिसोर्सेज है हाँ, बाकी मेंस वाले के लिए जैसे डिस्कस किया था मैंने कि वो वाली स्ट्रेटजी अपनाएं आप। जैसे ही जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाए, पहले सिंपल आंसर्स लिखिए, सिंगल चैप्टर बेस्ड, फिर इंटरडिसिप्लिनरी या जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस हैं उन पे अटेम्प्ट करिए। मॉडल आंसर्स जरूर देखते रहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। अगर कोई आपके आसपास में है जिससे आप आंसर्स दिखा सकते हो, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आप आंसर जो लिख रहे हो कितना सही लिख रहे हो। सिर्फ लिखते जा रहे हो, गलत पैटर्न पे लिखते जा रहे हो, तो आपका गलत पैटर्न ही हैबिट बन जाएगा। फिर उसको सुधारने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग आंसर राइटिंग लोग बदलते नहीं हैं। हाँ, वो जो अगर एक आपका आदत पड़ गई है ना, बिल्कुल आदत वाली तो बात। फिर बदलता नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इनिशियल स्टेजेस में ही किसी से राय ले लीजिए कि कैसे लिखा जाए। कुछ वीडियोस भी पढ़े हैं, जैसे MK सर का ही बता रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पढ़े हैं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के। अब वहाँ चले जाओ, उनको देख लो, उसको सीखो, उस पैटर्न पे आंसर लिखो। फिर कंटेंट कैसा है उसके लिए आप किसी न किसी इवैल्यूएटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यही वाली MK सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वो लोग वॉइस फीडबैक भी देते हैं और पॉइंट वाइज फीडबैक देते हैं कि ये वाला पॉइंट में आपके नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा हो गए हैं, इसमें एकेडमिक कीवर्ड्स नहीं है, इस वाले आंसर में आपने ग्राफ नहीं डाला है। 1-2 आंसर्स मैं शुरू में जब टेस्ट सीरीज लिखे थे तो मुझे वॉइस फीडबैक आया था, तो काफ़ी मतलब खिंचाई हुई थी मेरी। धीरे-धीरे फिर तो इम्प्रूवमेंट दूसरा लिखा मैंने, तीसरा लिखा, तो धीरे-धीरे करके वो इम्प्रूव हुआ। वर्ड्स कट हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इज़, एम आर, देयर, ईयर ये सब लोग यूज़ हो रहे थे वर्ड्स ना, तो उन्होंने कहा कि ग्रामर नहीं यूज़ करनी है, इंडिकेटिव लिखो, सिंबॉलिक लिखो, एकेडमिक कीवर्ड लिखो, फिर आधे एग्जांपल दे दो या सीधे लिखो। बहुत ज़्यादा उसमें इज़, एम आर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड काटोगे तभी आप फिगर घुसा पाओगे, और इज़, एम आर के नंबर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। आपको देना है डेटा और इन्फॉर्मेशन। जब हो जाएगा तभी आपका आंसर जो है एनहांस होगा, उसमें वैल्यू ऐड होगी। जी। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जो है हम दिखाने वाले हैं सर के जो नोट्स थे वो कैसे हैं, किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। बाकी सर से आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का या फिर यूट्यूब का या फिर जो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग वहाँ पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी भी तो आप मैसेज करके जानकारी सर से ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।